हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा भाषा। भाषा के विषय में जाना, उसकी उत्पत्ति के विषय में जाना, भाषा के कितने रूप होते हैं वो सब हमने कल के वीडियो में सीख लिया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे उसके आगे का कि भाषा से व्याकरण किस तरह से संबद्ध है। तो आइए आज शुरू करते हैं। व्याकरण। व्याकरण भाषा की शुद्धता हेतु जो भी नियम व प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो व्याकरण कहलाती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलना सिखाता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो व्याकरण का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, वि और आकरण। वि का अर्थ होता है विकार और आकरण का अर्थ होता है निकालना। तो विकारों को निकालना या अशुद्धियों को दूर करना व्याकरण कहलाता है। अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो विकारों को निकालकर भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना व्याकरण कहलाता है। हमने जान लिया कि व्याकरण क्या होता है और इसका कार्य क्या है। अब आगे इसके भेद के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। व्याकरण के तीन भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम सीखते हैं कि वर्णों का रूप कैसा होना चाहिए, उनकी क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए। शब्दों के अंतर्गत भी हम शब्दों का सही चयन करके व्याकरण को महत्व देते हैं। ऐसे ही वाक्य में वाक्य का शुद्ध रूप क्या होना चाहिए वो हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। व्याकरण के तीनों भेदों में आज हम डिटेल में सीखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि वर्ण क्या होता है। मुख से उच्चारित जो भी ध्वनियाँ हैं वो वर्ण कहलाती हैं। अर्थात मुख से हम जो भी बोलते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, उन ध्वनियों को वर्ण के नाम से जानते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा बहुत बड़ा साहित्य है, सागर है, और उस सागर की एक बूंद के समान वर्ण का स्थान होता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है। वर्ण हमने जान लिया कि जैसे कि हमने कोई ध्वनि प्रकट की अपने मुख के माध्यम से, तो वो उसका रूप क्या होगा, उसका उच्चारण क्या होगा। हमने ध्वनि प्रकट की आ, तो ये वर्ण हुआ, या माँ, तो ये एक वर्ण कहलाएगा। लेकिन वर्णमाला जो है विभिन्न वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्णमाला विभिन्न वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। क्रमबद्ध से तात्पर्य कि दिए गए
कई वर्णों को व्यवस्थित रूप में नियत स्थान पर रखना। जैसे कि हम आ के बाद आ बोलते हैं, फिर ई के बाद ई बोलते हैं, ऊ के बाद ऊ बोलते हैं, तो ये क्रमबद्धता कहलाती है। अगर हम आ के बाद ऊ यूज़ करेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। वैसे तो मूल रूप से हम स्वर व्यंजन को ही वर्णों के भेद के रूप में जानते हैं। स्वर को थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। स्वर, स्वर क्या होता है? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके। स्वतंत्र रूप अर्थात जिनको बोलने में प्राणवायु कहीं भी नहीं रुकती है, हमारे कंठ में कहीं भी नहीं रुकती है, सीधे मुख से बिना कहीं टकराए डायरेक्ट बाहर आती है। इसके लिए एक डायग्राम के रूप में भी जान सकते हैं। तो ये हमारा मुख हो गया और ये हमारा कंठ हो गया। तो प्राणवायु हमारे कंठ से निकलकर मुख तक कहीं भी नहीं टकराएगी, बिना टकराए वापस आएगी। तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्र उच्चारण। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है वे स्वर कहलाते हैं। हमने जान लिया कि स्वर क्या होते हैं, उसके बाद हम स्वरमाला की बात करते हैं। स्वरमाला आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, ये वर्ण स्वरमाला में गिने जाते हैं। इनके भी 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में एक अक्षर का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं संख्या में। ह्रस्व स्वर अगर आपको याद ना रहे तो उसका एक आसान तरीका है आयुर। आयुर तो नाम सुना होगा आपने। तो आयुर से आ, ई, उ और री, ये हमें सब मिल जाते हैं। आ, ई, उ और री, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ई, आ, उ, ए, ओ, औ, ये 7 स्वर आते हैं। इन्हें दीर्घ क्यों कहते हैं? इन्हें दीर्घ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है और इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। इनको बोलने में समय अवधि ज़्यादा प्रयोग में आती है। बोल के देखिए, आ, ई, ऐसे ही ह्रस्व को आ बोलेंगे, आ, और दीर्घ को आ बोलेंगे। इसीलिए इसमें समय का यूज़ होते हुए भेद किया गया है।
बात करते हैं मात्राओं की, तो 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। जो प्रथम वाला ह्रस्व आ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी मात्राएं इन रूपों में होती हैं। आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन मात्राओं के रूप में हम शब्दों को आकार देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपको मैंने जो भी परिभाषाएं बताई हैं, वीडियो पुनः प्रसारित करके आपको उन परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक सुनना है, उन्हें अपने नोटबुक में नोट करना है और कंठस्थ करना है, याद करना है। जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपसे सबसे पहले ये परिभाषाएं ही पूछी जाएंगी, जैसे कि व्याकरण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। इन सब की परिभाषाएं आपको याद करनी है। ओके, थैंक यू।